आज की रात भारी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राहुल आनंद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राहुल जी का स्वागत है। अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। निखिल कुमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, निखिल जी का स्वागत है। आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का स्वागत है। आलोक जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। सबसे पहला तो प्रश्न ये जो पूरा देश जानना चाहता है, आपकी समझ में कल क्या हो सकता है, एक विषय, और एक हम चेतावनी अभी सुन रहे थे आरजेडी के एक नेता का, वो प्रवक्ता है उनका, वीडियो एक में देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि कल अगर मतगणना में जरा भी देरी हुई, या लीड दिखाने में या काउंटिंग दिखाने में जरा भी देरी हुई तो बिहार नेपाल बन जाएगा, नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, पूरे बिहार में हाहाकार हो जाएगा। आलोक पांडे जी, क्या ये बिहार को नेपाल बनाने जैसी कोई तैयारी भी हो रही है क्या? जी सर, मैंने वो शायद एमएलसी हैं आरजेडी के, अरुण कुमार संभवतः नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने ये बात कही है। एमएलसी है तो कंफर्म है। देखिए, दूसरे प्रश्नोत्तर में पहले दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर हम हारे, इसका मतलब ये है अगर हम हारे तो बिहार को नेपाल बना देंगे। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, भारत की सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कम से कम कल अलर्ट हो जाना चाहिए कि नेपाल बनाने की शुरुआत न कर दें यहाँ से। क्योंकि देखिए, विपक्ष जब और ज्यादा हारता है, या इस समय ये ट्रेंड दिख रहा है कि चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश में हो, जो सत्ता में नहीं आ पा रहा है वो जनजी के सहारे कुछ करना चाहता है। तो क्या दो संकेत माने जाए कि आरजेडी या महागठबंधन चुनाव हार रहा है, दूसरा ये कि अगर हारेंगे तो क्या देश में अशांति फैलाएंगे, पहला। इसलिए सरकार को इससे अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है आपका कि क्या होगा, ये पूरा देश जानना चाहता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो मैंने न्यूट्रली एनालिसिस करने की कोशिश की। 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे तथ्य बताने में। 2005 से अगर हम एनालिसिस करें, 2005 में नीतीश कुमार इसलिए जीते थे क्योंकि लालू यादव के जो भी गुंडा राज्य कुशासन था उसके विपरीत बहाव में जीते, और उनको पुरुषों के, उस समय पुरुषों के मतदान ज्यादा हुआ था, 2.4%। तो पहली बार एकमात्र ऐसे नीतीश कुमार 2005 से 2020 तक में जब पुरुषों ने मतदान ज्यादा किया बिहार में और वो जीते। 2010 में 3.3% महिलाओं ने मतदान ज्यादा किया और नीतीश कुमार जीते। 2015 में लगभग 7% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया और नीतीश कुमार जीते। 2020 में लगभग 5.5% महिलाओं ने मतदान ज्यादा किया पुरुषों की तुलना में और नीतीश कुमार जीते। तो अब अगर आप देखें 2010 से लेके और 2025 में महिलाओं ने लगभग 9% मतदान ज्यादा किया और नीतीश कुमार की महागठबंधन जीती। तो अगर आप देखें पिछले 25 सालों में 20 सालों तक महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया और नीतीश कुमार जीते, एक डेटा। दूसरा डेटा ये है कि जो 167 विधानसभा जो महिलाएं जहां ज्यादा वोट दिया था, उसमें से 99 लोकसभा की विधानसभा की सीटें महागठबंधन हारता है, एनडीए जीतता है। बाकी की जो 77 सीटें हैं वो महागठबंधन जीतता है। एक डाटा और 10 सेकेंड का कि 77 विधानसभाओं में जो है पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया 2%, और वहां लगभग 49 सीटें महागठबंधन 2020 में जीतता है। अगर इस डेटा का न्यूट्रली एनालिसिस किया जाए तो ऐसा लगता है कि इसका उत्तर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9% जो महिलाएं हैं उन्होंने ज्यादा मतदान किया है। ये बिहार में एनडीए की आंधी भी ला सकता है, मुझे ऐसा संकेत मिलता है। जी अशोक यादव जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ट्रेंड ये रहा है, पुरुषों का मतदान महिलाओं से अधिक रहा है अपेक्षाकृत, वहां महागठबंधन जीता है, और जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा रहा है वहां नीतीश कुमार की लीडरशिप वाला अलायंस जीता है। अशोक जी, वो 2005 से अब तक का पूरा गणित सामने रख रहे थे अभी आलोक पांडे जी। आलोक जी का अपना विश्लेषण है, लेकिन मैं भी कहीं पढ़ रहा था बड़े अखबार में कि उन्होंने सर्वे दिया था कि बिहार में अगर 5% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज ऊपर या नीचे हुआ है तब तक सरकारें बदली हैं। ये 17 विधानसभाओं का उन्होंने आकलन करके लिखा था कि 5% का अगर ऊपर गया या नीचे गया तो सरकार और सियासत दोनों बिहार की बदली। 1952 से लेकर अब तक 2020 तक का उन्होंने विश्लेषण किया था। अच्छा, दूसरी बात, अभी
चूंकि महिलाओं का जो परसेंटेज है, कल इस पर हम लोगों की अशोक बात जी हो गई एक मिनट थी। रुको, ये देखो स्क्रीन पर हमने चारों प्रमुख उनके जो चुनाव चिन्ह है वो जलेबी में बना दिए क्या। अब ये कल का जिसका नसीब होगा सो जलेबी खाएगा, नहीं तो फिर आई जी। नहीं ठीक है। दूसरी बात, अभी अमिताभ जी आपने किसी सुनील सिंह है, वो आरजेडी के एमएलसी हैं, और उनकी बातों का यहाँ पर देखिए, मेरे पास वीडियो उनकी है, किस तरह से आलोक जी ने उनका बातों का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, एक गलत मैसेज देने का प्रयास किया है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जो आरजेडी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन प्रशासन ने उनको जबरदस्ती हरवा दिया। और इस कंडीशन में, जबकि बिहार के इतिहास में आपको भी पता होगा कि 69% वोटिंग कभी नहीं हुई, ऐसी कंडीशन में अगर 69% लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है चुनाव में और अपना वोट दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई अधिकारी अगर इस तरह का बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो जनता के मन में आक्रोश होगा। ये बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा देखिए, मैं scroll.in की अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमिताभ जी मेरे पास रखी हुई है। उन्होंने scroll.in ने बताया था कि अभी 68% पर्यवेक्षक या पुलिस की नियुक्ति बीजेपी रूल्ड स्टेट से हुई है, 68%। इसके पहले जो इलेक्शन कमीशन जो फोर्सेस की नियुक्तियां करता था अमिताभ जी, वो ज्यादातर सेंट्रल फोर्सेस होती थी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने 68%, आप सोच लीजिए चुनाव आयोग की मंशा क्या है, 68% पर्यवेक्षक और जो पुलिस के जवान उन्हें बीजेपी शासित राज्यों से मंगाया है। ये scroll.in की रिपोर्ट है। तो इस तरह की चीजें अगर सरकार और चुनाव आयोग कर रहे हैं, ठीक है तो अशोक भाई जी, ठीक है। मैं कांग्रेस के पास चलूं, निखिल जी के पास, उससे पहले एक दो बात कहूंगा। एक तो अशोक जी से कहूंगा, इतना ऐसी रिपोर्टें आती रहती, इन पे इतना मत लीजिए लोड। हो सकता है कल को बीजेपी के पास 75% राज्यों पर एनडीए का शासन हो, तो वहीं से ना आदमी आएगा। क्या विपक्षी कहने की स्थिति में कि 75% राज्य तो हमारे पास थे, हमें तो बुलाए नहीं? नहीं ना। और पैरामिलिट्री फोर्सेज ऐसा तो नहीं कि कहीं नो मैंस लैंड में खड़ी हुए, उनका स्टोर है कहीं, ऐसा नहीं, गोदाम में तो रहती नहीं, वो किसी न किसी राज्य में स्टेशन है, वहीं से आएंगी। कल को आप कहोगे कि हरियाणा से एनएसजी भेज दी, अरे मानेसर में ही है भैया, और 6 जगह और बन रहा है एनएसजी का, अयोध्या में भी बन रहा है। अयोध्या से एनएसजी भेजी जाएगी तो आप लोग छत पे चढ़ के चिल्लाने लगोगे, कहोगे बाप रे बाप, अयोध्या से क्यों भेजी, बाराबंकी से भेज देते, लेकिन अयोध्या से भेजोगे एनएसजी? अरे दादा, एनएसजी का हब बन रहा है वहां, तो वहीं से ना जाएगा। कोई रिपोर्ट कुछ कहे, ये तो तात्विक बात है, सामान्य बात है, इसको तो हमको समझ ही लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये कहा गया निखिल भाई कि आरजेडी के एमएलसी ने कहा कि फिर एक बात जान लो, या तो रिटर्निंग ऑफिसर आएगा बाहर या हमारा प्रत्याशी आएगा। मतलब पहले जिसको बिहार में हम सुनते थे 6 इंच छोटा, इशारा उधर था, बोले या तो वो रहेगा या हम रहेंगे, हो जाएगा, फरिया लेंगे आर पार, और क्या कर देंगे, बोले नेपाल बना देंगे। भारत में इतने चुनाव हो गए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोप दिया, उसके बाद भी चुनाव हुआ, तब भी कहीं नेपाल नहीं बनाया भारत ने। शांति से वोट हुआ और शांति से सरकार बदल गई। भारत में कभी ऐसी ही किसी ने सोचा कि ऐसी धमकी दी जाएगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नेपाल बना देंगे? आपको नहीं लग रहा ये पैनिक रिएक्शन है, इससे माहौल खराब होता है निखिल बाबू? देखिए, अलग अलग ये है, आप किस आधार पे चीजों को देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने, उनकी मंशा कतई ऐसी नहीं है, कहने का भाव उनका दूसरा है। कहने का यहाँ पर जो भाव था वो ये था कि जो वोट चोरी होती है और प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल करते हुए जो चोरियां होती हैं, उसके रोकने के संबंध में उन्होंने कहा है और लोगों को आह्वान किया है कि आप डट के रहें। चूंकि वोट चोरी हुई है, कई सीटों पे धांधलियां पिछले बार हुई है, ये रिपोर्ट आपके मीडिया पे भी चली है, भले वो बाद में सेटल हो जाए अलग बात है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर नियत, अब कई जगह पे देखे सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद कर दिया जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, कहीं कुछ कह दिया जा रहा है, कहीं कुछ कह दिया, कहीं बक्से मिल रहे हैं, तो चीजें जो है कहीं ना कहीं डाउट जो है ये क्रिएट करता है।
और एक तरह से आप समझिए कि मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए ये जो जितने पोल्स आए, हम लोग भी ग्राउंड पर रहे हैं और रेगुलर वॉच में हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, और रिपोर्ट जो आ रहे हैं वो सकारात्मक आ रहे हैं। और उस रिपोर्ट के आधार पर जब देखते हैं और जब मिलान करते हैं, जब ये जो कल जो चल रहा था खास करके ये मीडिया रिपोर्ट्स और ये जो चल रहे थे आपको सर्वे के रिपोर्ट्स जो आए हुए थे, वो सब काफी मतलब हतोत्साहित कर देने वाला था, लोगों का मनोबल तोड़ने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति होती है, हर चुनाव में ऐसा करते हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 240 पार, अब की बार ये पार वो पार। क्या पार पार होता है भाई, और हर बार फेल होता है, ज्यादातर समय जो ये फेल हुआ है। तो लोगों का मनोबल जो तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, बंगाल में हुआ, कई जगह पे, मतलब आपके पास क्या जिक्र करूं, अगर जिक्र करूं तो छत्तीसगढ़ का हुआ, कई जगह का, हमारे भी उसमें, मतलब कई बार हमको भी दिखाता है कि हम भी वहां पर बहुत लीड से जीत रहे हैं, हार जाते हैं वहां पर। वास्तविकता क्या है कि यहाँ एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है, ये मैं मानता हूँ, इसमें कहीं कोई शंका कुशंका की बात नहीं है। एक एक सीट पर लड़ाई तगड़ी लड़ी है और दोनों पक्ष ने बराबर की लड़ाई लड़ी है। लेकिन एक तरफ एक युवा था, दूसरे तरफ पूरे पूरे जितने, उन्हें नहीं कहते ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके सर्वोसर्वा, साथ ही साथ जो है उनके मंत्री संतरी, गोदी मीडिया, सारे तंत्र मिलकर चुनाव एक साथ लड़ रहे थे। तो उस दौर में जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जनता जो है वही मालिक है, लोकतंत्र में कोई दूसरा मालिक नहीं है। इस बात को समझना ही होगा। और जनता को आह्वान अगर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि शब्द की जो बोलने का तरीका होगा उसमें थोड़ी दाएं बाएं हो गई होगी। लेकिन 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 जो प्रधानमंत्री, हम लोग प्रधानमंत्री को अगर सुनते हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, पूरे देश भर के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की भाषा निकली, वो प्रधानमंत्री कल का, आज तो सुन ही रहा है बच्चा, जो कल आके सुनेगा, हम लोग रिकॉर्ड में सुनते हैं अमुक प्रधानमंत्री की भाषा, इवन वाजपेयी जी की भाषा हम लोग सुनते हैं तो उसको लोग बहुत अच्छे से, मतलब एक अच्छा भाव निकलता है। लेकिन जब इस प्रधानमंत्री की भाषा सुनी जाएगी, नरेंद्र मोदी जी की, तो कट्टा, कनपट्टी, क्या बोलते हैं वो सदन में जो बोला था उन्होंने, वो सब शब्द अगर मैं याद दिलाऊं ठीक है निखिल जी, बिल्कुल ठीक, ठीक होगा। ठीक, अभी रुकना होगा। आरजेडी के नेता और एमएलसी, उस जितने भी वक्ता प्रवक्ता हैं, वो देर से जागे। जनता का आह्वान तब करना चाहिए था जब वोट नहीं पड़ा था। वोट डालने में जनता का आह्वान किया जाता है। अब काउंटिंग जनता तो करेगी नहीं। अब काहे का आह्वान कर रहे हो, किस लिए आह्वान कर रहे हो यार? बकलोली वाली बात है। इसका क्या औचित्य बताओ? क्या जनता सड़क पर उतर के काउंटिंग कर देगी? नहीं ना। क्या जनता सर्टिफिकेट दे देगी? नहीं ना। एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से गुजर के ममता जी सरकार बनाती है, उसी प्रक्रिया से गुजर के नीतीश बाबू सरकार बनाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? हम नहीं बने मुख्यमंत्री तो हम कहेंगे सारे वोट चोरी हो गए, सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। हमें बनाओ तब मानेंगे। ये नहीं चल सकता। ममता बनर्जी 2 बार वहां, अभी नहीं आएंगे निखिल बाबू, अभी उंगली नीचे करिए, बाद में। ममता बनर्जी 2 बार से मुख्यमंत्री है इसी चुनाव आयोग के तहत। वो कैसे है? आपके पास उतना समर्थन नहीं कि आप सरकार में आए, बात खत्म हो गई। इसको स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि कांग्रेस जो है वो तेजस्वी के कंधे पर बैगेज है। फिर इस बार, पिछली बार की सरकार नहीं बनी थी तो उसका एकमात्र कारण था जो आरजेडी के लोगों ने नरेट किया था कि कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन, ज्यादा सीटें और कमजोर प्रदर्शन, बोले इनने हमको डुबो दिया। इस बार फिर लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने आरजेडी का नुकसान करा दिया। मुझे नहीं पता है कल होगा। अभी तक जितने प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वो प्रोजेक्शन बता रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही, तेजस्वी अच्छा कर रहे हैं, आरजेडी अच्छा कर रही, बट कांग्रेस नहीं। इसका मतलब है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव के लिए एक बोझ हो गई। अगर आप अपने साथी को 1 + 1 = 11 नहीं कर सकते तो आप बोझ हैं। फिर यह भी तो मसला है। खैर, राहुल आनंद, मुझे लगता है कि भारत की विशिष्टता रही है कि चुनाव में
नाना प्रकार की चीजें आती हैं, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्वक हुआ, अच्छे वातावरण में हुआ, फूल माला के साथ हुआ, कहीं कोई कटुता नहीं रहती। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जहां काउंटिंग के दिन जनता का आह्वान किया जा रहा है कि तैयार हो जाओ, या तो वो रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा या हमारा उम्मीदवार रहेगा। इसका क्या मतलब निकालें? मान लो भाव और शब्द सब छोड़ दो, इसका क्या मतलब, लेमैन क्या निकालेगा, क्या रहेगा कि क्या मतलब है, क्या चाहते हैं बिहार में हम लोग? राहुल आनंद जी, अमिताभ जी, बिहार चुनाव 2025 में अगर एनडीए को ऐतिहासिक जीत हासिल होती है तो इसका मुख्य एक ही प्रमाण है कि जनता ने मोदी जी के नेतृत्व, नीतीश जी के अनुभव और एनडीए के विकास मॉडल को समर्थन दिया है। साथ ही अगर बात करें, ये जो जनादेश जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ रहेगी, ये हमारा मानना है। और एनडीए ने जो इस बात को कहा था कि हम सबके साथ रहेंगे, सबके विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे, और हमने जो रोड मैप बनाने का प्रयास किया था, हम विकसित बिहार के लिए विकसित राज्य बनाने का हम पहले संकल्प लेकर उतरे थे। और जिस तरह से हमारे समकक्ष जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोगों ने जनजेट को अपना वोटर का अधिकार बना लिया था, और उनको लग रहा था कि अगर हम जनजेट को प्रभावित कर सकेंगे तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये जो इंतजार हमारे देश के अंदर हो रहा है भड़काने वाले लोगों का, वो यही लोग हैं जो देश के अंदर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मजा और चुटकी लेना चाहते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ था, कांग्रेस के नेता ने कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से आपको पाकिस्तान में हो रहा था, लोग कह रहे हैं बांग्लादेश, इंतजार कर श्रीलंका, रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका में हुआ, नेपाल। लोग कह रहे हैं जी इंतजार कर रहे थे। जी, तो मैं आपको इस बात को बता दूं कि ये बिहार की जनता की जीत होने वाली है, जिन्होंने बहकावे की राजनीति को ठुकराया है और काम और विश्वास को चुना है। और जिस तरह से आरजेडी ने जिस तरह से आह्वान किया है, उनके एक एमएलसी ने जो आह्वान किया है, ये आरजेडी के चाल चरित्र और चेहरे को ही दिखाता है। और कहा जा सकता है कि जंगल राज 2.0 का ये अध्याय है, जो कनपट्टे पे कट्टा रखकर जब सीएम फेस जब तेजस्वी यादव जी को बनाया गया था, तो उसके बाद तमाम ऐसे जो गाने आए थे, जो आपने भी देखा, मैंने भी देखा और तमाम देशवासियों ने देखा कि हमारे बिहार को ये कहां ले जाना चाहते थे। जहां तक रोड मैप का सवाल उठता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपने जो रोड मैप को बनाया था 2020 के बाद, जो हमने संकल्प लिया था, और अभी जब हम चुनाव प्रचार में जा रहे थे, तो हम सब लोग इंटैक्ट होकर जा रहे थे। वही महागठबंधन एक दूसरे से लड़ने में था, जहां पे राहुल गांधी जी अपनी मर्यादा को भूलकर ये बोल गए थे कि तेजस्वी यादव कहां खड़े हैं। यानी कि ये सीएम और पीएम बनाने वाली जो रणनीति चल रही थी ना, ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और जिस दिन चुनाव थमने वाला था और आखिरी के 2 दिन जब सबसे ज्यादा राहुल गांधी की आवश्यकता हो सकती थी बिहार में, वो कहीं और का दौरा कर रहे थे। ऐसे तमाम चीजें हैं जो देखने को मिले थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व का भरोसा आया। और ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम जब महाभारत की काल की बात करें या रामायण की काल की बात करें, तो वहां 2 शक्तियों की लड़ाई होती थी, एक देव शक्ति की होती थी और एक दैत्य शक्तियों से होती थी। अब इसमें आपको चुनाव करना है कि किसका पल्ला भारी है और किस तरह से विचारधारा के साथ हमको जनता के बीच में उतरना है। जिन लोगों ने एसआईआर का मुद्दा बनाया, वो एसआईआर का मुद्दा उनके पास नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़कर इनको समझाया, अमिताभ जी, कान पकड़कर, कि जितना मेहनत यहाँ बहस करने में लगा रहे हो, अगर जनता के बीच में जाते तो हो सकता है कुछ हो सकता था। जनता जिस तरह से सीरियस नहीं लेती है महागठबंधन के लोगों को, उसका तर्क उन्होंने दे दिया है। और एक बहुत पुरानी कहावत है अमिताभ जी, कि चुप रहने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है और बहस करने के लिए विवेक की जरूरत होती है। और महागठबंधन के जितने लोग हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपके नजर के सामने है। और जहां तक बिहार में कल काउंटिंग का है, हम सबको इंतजार करना चाहिए। जो रुझान आ रहा है, उस रुझान के तहत हमें विश्वास है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन ये हार की एक वजह तलाश रहे हैं। जिस महागठबंधन के साथी हमारे एक बात को अभी कह रहे थे अमिताभ जी, जिसमें उन्होंने 2-3 बात को अंडरलाइन किया, जो मैं आपके सामने बताऊंगा। कि ये कह रहे थे कि वोट की चोरी हो गई, दूसरा कह रहे थे ईवीएम की चर्चा कर रहे थे, तीसरा कह रहे थे वो बैलेट बॉक्स की जो बात कर रहे थे, जो पर्ची जो निकल रही थी उसके बारे में। शायद ये भूल गए कि जब ईवीएम जब समापन किया जाता है, जब वोट का जब समापन होता है, जब उसको सरेंडर किया जाता है, तो सारी पार्टी के वहां पे पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सामने दिखाया भी जाता है कि आप हम इसको जा रहे हैं सील करने के लिए। तब कोई आपत्ति नहीं दर्ज करते हैं, उस समय बिल्कुल साफ रहते हैं। और यहां तक कि जिस चुनाव आयोग का ये विरोध कर रहे थे,
बहुत प्रमुखता के साथ पानी पी पी कर जब वो चुनाव आयोग पटना की धरती पर जब आता है और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो आरजेडी सबसे पहले जाकर बोलती है कि 2 चरण में चुनाव करा लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो अपने आप में ये कंफ्यूज्ड रहते हैं, और जनता ने अगर जनादेश हमारे पक्ष में दिया होगा तो उसका हम सम्मान करेंगे, और ये आने वाले समय के लिए एक विजय रथ की शुरुआत होगी, जो हमने तय किया था कि श्री कृष्ण अर्जुन को बैठाकर विकास पथ पे ले चलेंगे और विकसित राज्य बनाएंगे, जिसका हमने संकल्प लिया था वो करेंगे। ठीक बात, ठीक बात। आलोक पांडे जी, 20 साल एक आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, आज के दौर में बहुत कठिन बात है, और उस पर तमाम तरह के आक्रमण हुए, लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वो सही होंगे गलत होंगे मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार लार्जर देन लाइफ के रूप में उभरते दिख रहे हैं। दो चीजें मुझे दिख रही हैं, इसी प्रोजेक्शन के आधार पर ही कह सकते हैं। कांग्रेस में आरजेडी के लिए कांग्रेस लायबिलिटी दिख रही है प्रोजेक्शंस में, और एनडीए के लिए एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी लायबिलिटी दिख रही है प्रोजेक्शंस में। आलोक पांडे। अमिताभ सर, चिराग पासवान जी के लिए तो मैंने बहुत बार ये कहा कि वो अपने आप को ज्यादा हाइप पे रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उन्हें हाइप दे रही है। हालांकि पिछली बार नीतीश कुमार को हराने में सफल हुए थे, और इस बार लोकसभा में उनका प्रदर्शन थोड़ा ठीक रहा, जिससे वो जरूरत से ज्यादा अपने आप को उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया, एनडीए ने भी ओवर एस्टिमेट किया। हालांकि मैंने हमेशा विरोध किया कि ओवर एस्टिमेट मत करिए, वरना चिराग का चिराग बुझ जाएगा। तो मुझे लगता है इस बार जो उनकी ब्लैक मेलिंग की पॉलिटिक्स है थोड़ी सी एनडीए को, वो थोड़ी वीक पड़ेगी, और एनडीए को अगर कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, अगर कोई हिस्टोरिक विजय, अगर कोई, क्योंकि जीत हार कल पता चलेगी, जनता कल डिसाइड करेगी, लेकिन अगर कोई इतिहास पढ़ने में कोई चूक रह जाती है या पूर्ण बहुमत में एनडीए चूकता है, तो मुझे लगता है कि फिर चिराग पासवान उसके लिए दोषी माने जाएंगे। और अगर इधर कोई चूक होती है पूर्ण बहुमत से, मान लीजिए महागठबंधन भी जीतता है और कुछ सीटें कम रह जाती है, तो उसके लिए भी कांग्रेस दोषी होगी। लेकिन मेरा एक प्रश्न राहुल जी के लिए है, जब उनका टर्न आएगा तब वो जरूर बताएंगे। अमिताभ सर, मैं बार बार उठा रहा हूँ कि ये कह रहे हैं विकास के लिए वोट दीजिए। कोई व्यक्ति 20 साल तक बिहार में रहा हो, और लालू यादव के समय बिहार गरीब था, और नीतीश कुमार के समय भी बिहार गरीब ही है। कहाँ अमीर हो गया? बिहार टॉप 5 में है, बिहार टॉप 10 में है, बिहार टॉप 15 में है, बिहार टॉप 20 में कहाँ है बिहार? 30 साल से पिछड़े ही बिहार का शासन चला रहे हैं। पिछड़ों ने बिहार को और पिछड़ा बनाया, ये भी एक चिंतन की बात है। और नीतीश कुमार ने बिहार को कहाँ खड़ा कर दिया? बिहार की तुलना में बिहार अच्छा हुआ है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिहार के लोगों से पूछो कि भाई आपने क्या किया, तो कहते हैं कि भाई ठीक है, बिहार में अब लूट नहीं होती। जब पूरे प्रवासी जो बिहारी हैं उनसे पूछो क्या अच्छा हुआ, बोले साहब हम जाते हमारा रुपया नहीं लूटता। औरतें कहती कि हमारा हम शाम को घर से निकल सकते हैं, बिटिया कहती कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये बेहतर तो किया, लेकिन आर्थिक विकास के पायदान पर नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का योगदान उतना सकारात्मक नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक बात है। अशोक यादव जी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक तो पहलू ये है, एक दूसरा पहलू है इंडिविजुअल्स का। मैंने जैसा आरंभ में कहा, कल अच्छे अच्छे नप जाएंगे नहीं, सबकी रैली है हमारे पास और सबके नतीजे आ जाएंगे। कि अखिलेश जी जहां जहां गए वहां क्या नतीजा रहा, राहुल गांधी जहां जहां गए वहां क्या नतीजा रहा, योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां क्या नतीजा रहा। अशोक जी नहीं नप जाएंगे? प्रियंका जी जहां जहां गई वहां क्या नतीजा रहा? सारे देश भर के बड़े नेता नप जाएंगे कि भाई किसके चरण पढ़ने से विजय मिली और किसके चरण पढ़ने से बंटाढार हो गया। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सारे इंडिविजुअली आपने जो विश्लेषण किया बिल्कुल सही किया कि व्यक्तिगत रूप से सबका आकलन होगा, लेकिन सबसे बड़ा आकलन अगर किसी का होगा तो इस सर्वोच्च और नॉन बायोलॉजिकल सत्ता का होगा, सत्ता प्रमुख का होगा, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। अखिलेश जी का क्यों नहीं होगा? अवतार बताते। अखिलेश जी का क्यों नहीं होगा? उन्होंने इतना समय वहां दिया, इतनी रैलियां की, उनका क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने ये नहीं कहा कि उनका क्यों नहीं होगा जी। मैंने ये नहीं कहा कि अखिलेश जी का नहीं होगा, मैंने तो सबका कहा कि भाई आप ही कह रहे उनका ज्यादा होगा, अखिलेश जी का कम होगा। ठीक है,
नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ा चेहरा होता है किसी भी समय का, उस चेहरे का इवेल्युएशन ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैंने कहा ठीक है, कि क्योंकि अभी तब तो भारतीय जनता विपक्ष पार्टी के सहयोगी हर दल हर उत्तर हर प्रदेश में इम्तिहान से बच जाएगा। वो कहेंगे हम तो सबसे छोटे चेहरे हैं, हम तो भैया के पीछे खड़े, हमें क्या पता। नहीं अशोक जी, ऐसा ना कहो महाराज। देखिए, अभी अमिताभ जी, आप सुने होंगे ओम प्रकाश राजभर जी का एक इंटरव्यू कल चल रहा था। उन्होंने यही कहा कि एक लड़के से लड़ने के लिए पूरी सत्ता, मतलब बिहार की, दिल्ली की, आरएसएस, भाजपा, मतलब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो एक लड़के से लड़ने के लिए वो सत्ता पूरा अपना दांव पेच अपना बल न लगा दी। तो ये ताकत है आरजेडी की, ये ताकत है पिछड़े दलितों आदिवासियों हम सबों की, ये ताकत है हमारे इंडिया गठबंधन की। तो आप देखिए, जो कंस का जमाना था, हमारे भाजपा के साथी ने महाभारत कालीन कुछ बातें कर दी तो मुझे याद आ गया, कंस के जमाने में भी तो यही था, अकेला कृष्ण था, और उस अकेले कृष्ण, निहत्थे कृष्ण के सामने कंस की कितनी बड़ी सेना थी, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण की विजय हुई, कंस की हार हुई। तो यहाँ भी वही द्वापर युग दोहराया जा रहा है बिहार में, एक तरफ कंस की सेना और दूसरी तरफ अकेला कृष्ण। और ठीक है इतिहास अशोक जी, दोहराया जाएगा। आपने अच्छी बात याद दिला दी। मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने छेड़ दिया है तो जैसी हरी इच्छा। तो ऐसी बात बताऊंगा जिससे सबका ज्ञानवर्धन भी हो और आगे के बहसों के लिए एक चीज भी मिले, चाहे जैसे इस्तेमाल करो। पहले सपा का हिसाब करते, फिर कांग्रेस को इसी प्रश्न पर, इसी परिप्रेक्ष्य में फिर आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के पास दूसरा सवाल लेके जाएंगे। मुलायम सिंह जी का देहावसान हुआ, सरलतम चुनाव था। नेताजी का देहावसान हुआ है अभी ताजा ताजा, सरलतम चुनाव था, उससे सरल चुनाव क्या होगा। घर में चुनाव था, आपका आंगन है मैनपुरी। क्या सपा का कोई ब्लॉक प्रमुख छोड़ो, ग्राम प्रधान तक नहीं बचा किसी गांव का प्रदेश भर में जो वहां हाजिरी नहीं देने गया, क्या, और फोटो नहीं डाली, रजिस्टर दस्तखत नहीं किए। क्यों भैया, कितने हजार आदमी आपने उतार दिए थे मैनपुरी में, क्यों? अकेले लड़ लेती? नहीं, सपा भाई तेज प्रताप रह लेते साथ और लड़ जाते चुनाव, तब भी जीत जाती। लेकिन आपने कहा रिस्क नहीं लेंगे, नहीं तो महिमा मिट जाएगी। किया ना, अच्छा किया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। पार्टियां कंचे खेलने के लिए हैं क्या? चुनाव लड़ने के लिए, लड़ना चाहिए उनको चुनाव। वो मैगी खा के सोने के लिए हैं क्या नेता? दूसरी बात, एक कांग्रेस के लिए भी बता दूं, ये पुरानी बात है, ये तो अशोक जी ने भी देखा और निखिल बाबू ने भी, आलोक जी ने, सबने दिनपल जी का चुनाव देखा, ये की पुरानी बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल से चुनाव लड़ने गए, इंदिरा जी का शासन था, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उतार दिए गए गढ़वाल में। कितने निखिल जी? हां बोलो, 8। श्रीमती इंदिरा गांधी खुद, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके खिलाफ? अकेले हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ। फिर नारा लगा हिमालय का चंदन हेमवती नंदन, और बहुगुणा जीत के आए, इंदिरा जी की नाक कट गई। ये इतिहास में दर्ज है, गूगल चेक कर लेना मेरे शो खत्म होने के बाद। क्यों भाई? तब ये ओम प्रकाश राजभर की बात याद नहीं आई थी कि एक अकेले बहुगुणा से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, और फिर भी हार रहे हैं। इसलिए नहीं, मैं इस बात से ही सिद्धांतता खिलाफ हूं निखिल जी कि सब लोग उतर गए। मैं तो कहता हूं उतरना ही चाहिए। आप नेता किस काम के लिए हैं? कोई और काम है आपके पास? हवन यज्ञ करना है, भागवत पाठ करना? नहीं ना। आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जाना चाहते? जाना चाहिए। कोई और काम है? पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो क्या? ऐसा तंज किया जाता कि देखिए नरेंद्र मोदी उतरे, अच्छी बात है, उतरना चाहिए, पार्टी का कर्ज है आप पर। 56 दिन बाद बिहार में राहुल जी प्रगटे, कुछ दिन रहे फिर चले गए। क्यों? कोई और काम है क्या? इससे महत्वपूर्ण काम है क्या? 3 महीने खूंटा गाड़ के बिहार में रहना चाहिए था, इसमें क्या समस्या है निखिल जी? क्यों नहीं रहना चाहिए? सबको अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं समझना चाह रहा हूं। आपने बहुत कुछ कह दिया जी। सर।
तो मेरी भी बात को सुन लिया जाए। इसीलिए आपसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम क्या सिर्फ चुनाव लड़ना है? जब दिल्ली में बम विस्फोट होता है, 3 दिन तक प्रधानमंत्री दौरा करने के लिए चले जाते हैं, उनको उस पर ध्यान नहीं जाता। आते हैं तब आतंकवादी घटना घोषित होती है। और मुख्य गृह मंत्री जब पटना में होते हैं तो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर चिपका के पर्सनली मीटिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये जो दुर्व्यवहार और पद जो मिलता है उसकी जब गरिमा तोड़ी जाती है ना, इस पे सवाल है। सवाल इस बात से नहीं है, किसी को विरोध नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रचार करे। प्रधानमंत्री तो प्रचार मंत्री बने हुए हैं, अब क्या चाहिए? पूरे राज्य में कहीं पंचायत का भी चुनाव हो, अगर भाजपा को लगता हो प्रधानमंत्री की मोदी की जरूरत है तो वो प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने के लिए जाते हैं, इसमें रोक नहीं है। जनतंत्र है, इसमें जाना चाहिए, जा रहे हैं वो। लेकिन ये हमेशा रहा है, प्रधानमंत्री की गरिमा रही है, उस गरिमा को वो तोड़ते रहे हैं बार बार जो है। जैसे आपको मैं बता दूं, बंगाल चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने क्या किया, दीदी ओ दीदी। पूरे बिहार चुनाव हुआ, यहाँ पर क्या कहे ये लोग, तो हर जगह सभा में कनपट्टी और कट्टा, इसी पे चर्चा करते। उनका क्या विजन है, उनका क्या, उन्होंने क्या दिया बिहार को, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं करनी है। समस्या इस बात से कतई नहीं है कि वो प्रचार कितना करते हैं। समस्या इस बात से है कि जब काम का मौका आता है, जब बिहार की बात होती है, जब देश की बात है, तो वो यहाँ पर होते नहीं, वो खुद ही निकल लेते हैं। उनको उनकी पैरवी जो है जनता के लिए नहीं होके चंद धन्ना सेठों के लिए हो जाती है सत्ता पाने के बाद। सवाल इस बात पे है। अच्छा ठीक है, इसी बात का सवाल। ठीक है, कई बार राजनीतिक दलों के प्रवक्ता विस्मृति का शिकार हो जाते हैं, चाह के या अनजाने में। इंदिरा गांधी ग्राम प्रधान थी जब बहुगुणा को हराने के लिए गढ़वाल में कैंप कर रही थी, ग्राम प्रधान थी। अरे भैंस, अब नहीं भैंस बोल दो, ये अंताक्षरी नहीं है ना, आप रुकना होगा, ये अंताक्षरी थोड़ी ना मेरा शो। नहीं, इंदिरा गांधी ग्राम प्रधान थी कि पटवारी थी? नहीं ना, भारत की प्रधानमंत्री थी। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल गढ़वाल में पड़ा था, काम छोड़ के नहीं पड़ा था क्या? वो गढ़वाल से देश चला रहे थे। अरे ऐसा ना किया करो, कुछ तो चैतन्यता रखो यार, गजब लोग हो, समझ ही नहीं कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है। और दूसरी बात, कौन किससे मिल रहा है, इसका कौन किससे मिले इसका निर्धारण दूसरा दल करेगा क्या? राहुल गांधी की इच्छा होती है वो उससे मिलते हैं, सोनिया गांधी की इच्छा वो उससे मिले, अमित शाह की इच्छा वो जिससे चाहे मिलेंगे, अखिलेश जी को भी स्वतंत्रता हासिल है। इसमें दूसरे को भाई मिर्ची क्यों लग रही है? उनकी मर्जी, चाहे जिससे मिले। आपकी भी तो मर्जी है, आप चाहे जिससे मिलो, क्या समस्या है? कुछ लोग तो विदेश जाकर ऐसे लोगों से भी मिल लेते हैं जिनकी छवि देश विरोधी की है, उनसे भी मिल लेते हैं, उदाहरण है, जनता जानती है। इसलिए इस तथ्य को भी ध्यान रखना चाहिए। राहुल आनंद, विषय वहीं पर आ गया। विपक्ष को इस बात से बड़ी चिढ़ है कि नरेंद्र मोदी को प्रचार में क्यों उतार दिया जाता है। मैं देख रहा हूं बड़ा पीड़ा है, चिढ़ है कि भाई मोदी जी को काहे उतार देते हो। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अब पीड़ा है, चिढ़ है, तो मुझे लगा ये प्रश्न तो बनता है। किसी को चिढ़ नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं श्रीमान। राहुल आनंद, ठीक है भैया, निखिल भाई ठीक है। राहुल आनंद जी, अमिताभ जी, शायद हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो अपने आप को नोकिया फोन की तरह अपडेट नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट से आउट हो जाया करते हैं। और ये मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, इसके पीछे का मैं तर्क बताता हूँ। 2014 में जब चुनाव आया था, उसके बाद जब 2019 में था तो 2014 के ही मामले को ये लड़ते रह गए। 2019 के बाद जब 2024 में भी आ गई, तब भी वो 2014 में ही थे और आज भी लगभग वहीं पे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके नेतागण में अगर काबिलियत नहीं है, तो जो संविधान का जो रक्षक की बात करते हैं, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वो ये कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। लेकिन आप अगर जो राज्य करने योग्य नहीं है उसको राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए वो सही है। लेकिन हमारे जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री वो हैं, लेकिन उसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ही हो। वो उनका हम इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख है, वो आते हैं जाते हैं, उनसे मिलकर कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है। दूसरी एक सबसे अहम बात यह है कि जहां विपक्ष अनाप शनाप बेनकाब बातों में उलझा हुआ है और इनकी जो यूएसपी रही है अमिताभ जी, वो 4 रही है, ये लटकाएंगे, अटकाएंगे,
भटकाएंगे, उलझाएंगे और सुलझाएंगे नहीं। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जाति उन्माद को फैलाएंगे, जैसे कि इनके जनजेट के ऊपर इनका कटाक्ष रहता है। अब सवाल उठता है कि अभी आलोक पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं इनकी बात का मैं समर्थन करता ओबीसी हूँ हूँ, कि ये आप 20 किसने साल कहा से था? सत्ता में हैं, तो आपको क्या जरूरत है फिर विकास की बातें करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैं 1990 से 2005 पे नहीं जाता हूँ। 2005 के बाद हमने जो किया, उस पे हमने आर्थिक विकास दर को भी देखा जा सकता है, ये गूगल करके भी देखा जा सकता है कि साढ़े 14% के आसपास है। झारखंड से हम आगे हैं, बंगाल से आगे हैं, और साथ ही जो जीएसडीपी की जो बात हम करते हैं, वो बिहार का लगभग 11 लाख करोड़ का है। उसके बाद लैंड क्लस्टर की बात होनी चाहिए, जिसका हम एक डाटा कलेक्ट कर रहे थे, वो एक दिन में नहीं होता है। उसके पहले सड़क होता है, जिसका निर्माण कर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और भरोसे का सेतु बनाने का काम किया जाता है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 2010 में यूपीए की सरकार थे अमिताभ जी, और उस समय भागलपुर का जो प्लांट है, जो ये पानी पी का आज गाली दे रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि 1 रुपए में जमीन दे दिया, ये प्रोजेक्ट 2010 का है। कोई सरकारी कंपनी ने टेंडर को भरने से मना कर दिया था, इंटरेस्ट नहीं जगाया था बिहार के ऊपर। उसके पीछे का तर्क ये था कि जो केंद्र की जो सरकार थी, वो भरोसा नहीं जता पा रही थी उन अपने कंपनियों के भी ऊपर कि आप जाके वहां इन्वेस्ट कीजिए। 2014 के बाद जब सरकार आई, मैं इन्हीं के प्रोजेक्ट का गुणगान कर रहा हूं, उस लेगेसी को आगे बढ़ाया गया और आज हमने बिहार में 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सड़क हो, बिजली हो, पानी की बात कर लीजिए, या फिर शिक्षा बजट की बात कर लीजिए, या पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, ऐसी तमाम चीजों को, या एयरपोर्ट्स की बात कर लीजिए, हमने बनाया है, तभी जाकर आज विश्वास का सेतु बना है। और ये भागलपुर में इनका प्रोजेक्ट चलाने का काम किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण अडानी को बात मैं आपसे देकर कहना चाहूंगा। एनटीपीसी आ देखिए, गई। विपक्ष का अक्सर, विपक्ष सदन की अगर हम बात करें, तो क्या सदन बात में करते विपक्ष की हैं? आत्मा विराजमान अब करती आप है, घेरते हैं लेकिन जहां से, जब भी वहां कोई से तो शुरू महत्वपूर्ण कीजिए। चीजें आती है, उस समय ये बिखर जाते हैं। सवाल जब जहां से किए कोरोना का काल चल आनंद रहा था, भाई, तो अपने भाषण आनंद भाई, अरे जहां उस से समय भी राहुल नरेंद्र भाई, मोदी जी कह रहे थे कि जहां आप से हमें आपने घेरिए, सवाल शुरू आप किया हमें कि घेरिए आपने और एनटीपीसी कड़े को सवाल दिलवा कीजिए, दिया, सरकार का आलोचना कीजिए। अडानी को ये दिया, उस समय भी नहीं कर आपने पा रहे थे। अडानी को तो दिया, आपके पास अगर अडानी को उस दिया काबिलियत आपने। के लोग आप नहीं ये है, बोलिए तो कि हम इसमें अडानी नरेंद्र को मोदी ही की क्या देना चाहते गलती हैं, है? अडानी को दिया। नरेंद्र मोदी की क्या यहाँ पर गलती है? सरकार शैडो किसकी थी? प्रधानमंत्री है ना, शैडो यहाँ पर किसकी प्रधानमंत्री है सरकार हमारे थी? देश के प्रतिपक्ष के नेता। उनको कहिए अपने आप को अपडेट करें। आमतौर पे अगर देखा जाए तो 55 वर्ष में अरे लोगों का भैया, उम्र एआई का समाप्त युग हो आ जाता गया, है, आप लेकिन अभी फिर तक भी जो है उनको सीखना अटके पड़ हुए रहा है। हैं। यानी कि एआई उनको का यही युग आ पता गया। नहीं है कि सर्च कुल्हाड़ी कीजिए, कहाँ चलाना समझिए है। बातों कुल्हाड़ी को। वो अपने पैर पे कितने ही मारते हैं, एक नए कुल्हाड़ी इंडस्ट्री अपने का पैर नाम पे ही बताइए मारते हैं। राहुल जी। उनको तो ये चीज एक समझा नए दीजिए। इंडस्ट्री का नाम बताइए, एक चीनी मिल जो जी शुरू मैं किया हो बताता मोदी हूँ। जी ने, वो बताइए गोदरेज, हमको। हाँ गोदरेज बताइए। एग्रोटेक, गोदरेज एग्रोटेक, ब्रिटानिया, पेप्सिको, सीपेट, कहाँ बिहार के कहाँ कहाँ हाजीपुर में कहाँ लगा हुआ कहाँ है। बिहार के हाजीपुर में लगा हुआ है। आगे चलिए, क्या मदर बात कर रहे डेयरी, हैं? मदर क्या डेयरी का बात कर रहे प्रोजेक्ट हैं? मोतिहारी कहाँ? में लगा हुआ है। आगे अरे यार, चलिए, सब वहां सब पे जो है ना, मेगा फूड सब प्रोजेक्ट लगा हुआ है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में आइए, मेगा फूड मुजफ्फरपुर में प्रोजेक्ट आपको कितने मिलेगा लगे लीची हैं? प्रोसेसिंग यूनिट। क्या मैं कहाँ गलत लगे बोल हैं? रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? और कहाँ साथ ही लगे हैं? भागलपुर में आइए कहाँ तो लगे हैं आम का प्रोसेसिंग मुजफ्फरपुर में? यूनिट लगा हुआ मुझे है। भैया, कहाँ कंपनियों लगा का वो? तो लिस्ट मैं दे भागलपुर रहा हूँ में? आपको। आप भागलपुर बोलेंगे में? तब तो। भागलपुर में अगर कहाँ? काला अरे अक्षर भैंस बराबर आप भागलपुर में समझेंगे, कहाँ? आम का भागलपुर, मैं प्रोसेसिंग अभी यूनिट, पूरा आम का भागलपुर घूम के प्रोसेसिंग आया यूनिट, हूँ। कहीं आपका मेगा फूड आम प्रोजेक्ट का अगर हो तो प्रोसेसिंग बताओ यूनिट, मुझे। आम का प्रोसेसिंग यूनिट की कहाँ मैं पर बात लगा? करता हूँ। कहाँ साथ ही लगा? वही तो एमएसएमई पूछ, के तहत सिर्फ अगर बात सिर्फ करें, बिहार किताबों में में नहीं कितने लगता स्टार्टअप है हैं? ना। बिहार में किताबों में 1500 के आपने आसपास तो स्टार्टअप है। आपने भागलपुर को स्मार्ट बिहार में सिटी घोषित कर 1500 के दिया, आसपास और स्टार्टअप है। रोड टूटे अगर हुए हैं, स्टार्टअप जल नहीं अभी है तक तो पहुंचाने, 11 स्कूल लाख का करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसडीपी नवीनीकरण की क्यों है बात हमारा? की, वो अब तक जीएसडीपी नहीं 11 हुआ लाख है। करोड़ का क्यों आप है? लोग क्या बात करेंगे? जीएसडीपी 11 लाख आप करोड़ का लोग क्यों है सिर्फ और बिहार का? सिर्फ बिहार किताबों का में झूठी जीएसडीपी 11 बातों लाख करने करोड़ के का क्यों आदी है? हो गए हैं, यानी कि आपकी सिर्फ राज्य की झूठी बातें। संपन्नता बढ़ी, ऊर्जावान आप अरे बने, संपन्नता तभी बढ़ी। तो आपकी अभी संपन्नता के बढ़ी समय है। में, अभी के समय में महीना का आमदनी जो है कितना है लोगों का, सबका? अभी जी मैं कितने मानता जिलों हूं में कि जो है आपके पास राष्ट्रीय औसत से वो कम है। औसत से राष्ट्रीय नीचे, औसत से बहुत कम है, नीचे है, लेकिन आपके सबसे शासनकाल नीचे में है, क्या था? सबसे 6000 था नीचे है, साल सबसे का। नीचे है। 6000 था साल अररिया का। मैं में, मानता हूं कि कम है, अररिया में लेकिन नीति आयोग हमने की रिपोर्ट बढ़ाया तो कहती है उसको, 52% आबादी उसको की। निखिल जी, निखिल जी, अरे अगर सर, आप, बढ़ाए। ये बिहार वो है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है, और आप अरे चांद तो में वही भी अगर हल्दी इस दाग बार को लगाया ढूंढिएगा तो जाएगा। हमेशा चांद आप लोग के लिए दागेदार ही बिहार की नजर जनता आएगा। तैयार है, आपको खूबसूरत बिहार नजर की नहीं जनता आएगा वो तैयार चांद। है, वो चांद आपको कभी बिहार की खूबसूरत जनता नजर नहीं तैयार आएगा। है। एक बार अरे सर, नजारे आज बदलिए, के समय में, आज का रिपोर्ट नजर है, बदलिए, नजारे एडीआरआई बदले का नजर आएंगे आपको। 73% एक बार घरों में देखिए तो हैंडपंप सही। और नल नहीं है। आप देखना ही नहीं चाहते 33% हैं, लोग आप आज भी देखना खुले ही में नहीं शौच चाहते हैं। जाते हैं। आप बात करते हैं, 65% लोग आज आप भी लकड़ी पे खाना बनाते हैं। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, एडीआरआई का रिपोर्ट है आपका।
तो अब चीजों हर को घर सिर्फ जो सिलेंडर पहुंचाने का काम किया गया था वो नरेंद्र अरे मोदी की भैया सरकार ने हुआ था। आज कितने लोग हैं 65% एलपीजी के खाना यूजर, आज भी कितने बन लोग रहा हैं? है आपके शासनकाल लकड़ी में पे, कितने लोग एलपीजी चूल्हे के पे यूजर खाना थे? बन ठीक, रहा है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राहुल आनंद को भी और निखिल कुमार को, दोनों को रोकूंगा। अब ये समय नहीं, समय बीत गया, अब लकीर पीटने में, धूल में डंडा मत चलाइए। आलोक जी, मेरा प्रश्न, 2005 से भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ नहीं किया बिहार में, सब गड़बड़ कर दिया, ठीक, एक धारणा ये। दूसरी धारणा, बिहार को नीतीश जी ने बदल डाला, लालू यादव के जंगल राज को से बाहर लाए बिहार को। दो ही धारणाएं चुनाव में है, चेहरे हटा दीजिए एक पल के लिए। एक धारणा को जनता रोली चावल लगा देगी, फिर आज लट्ठम लट्टा काहे को? दोनों धारणाएं तो जीतेंगे नहीं। बिहार की महान जनता, मुझे कहीं फैक्ट्री लगी, इसकी सनद ना तो राहुल आनंद से चाहिए और ना निखिल कुमार से चाहिए। फैक्ट्री को जेब में लगेगी, जनता खुद ही बता देगी उसे लाके की लगी कि नहीं लगी। कि निखिल कुमार से क्यों पूछूं और राहुल आनंद से क्यों पूछूं? आलोक पांडे जी, दोनों धाराएं नहीं जीत सकती, दो नैरेटिव। अगर लालू जी के राजपाट से जनता को इतना प्यार है तो कल तेजस्वी चीफ मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और लालू यादव से नाराज है बिहार अभी तक, तो नीतीश बाबू के माथे पर रोली चंदन लग जाएगा। इसके अलावा कोई थ्योरी है क्या आलोक पांडे? बिल्कुल सही छोटा कह सा रहे हैं उत्तर। आप सर, कल तो ये निर्णय हो ही जाएगा कि कौन जनता किसके ऊपर रोली चंदन लगाती है, किसने अगर विकास की पैरामीटर की बात किया जाए, अगर चुनाव को माना जाए कि केवल विकास के आधार पर हुआ है तो केवल कल निर्णय हो जाएगा। लेकिन सर, चुनाव तो केवल विकास के आधार पर नहीं हुआ है, चुनाव हुआ है क्षेत्र के आधार पर, चुनाव हुआ है जात के आधार पर। ठीक, आलोक जी, समय कम है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं अभी, चूंकि सारे लोग टीवी पर केवल विकास की बात करते हैं, टीवी से जब अपने कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कागज लाओ रे, कितना काछी, कितना कुर्मी, कितना कोयरी, ठीक है ना। तो अभी मैं उस बहस में नहीं उलझना चाहता। जो लोग टीवी पर कह रहे हैं, मैंने उसी को मुद्दा मान लिया कि विकास ही मुद्दा है। जो निखिल भाई कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, विकास ही मुद्दा, कल फैसला हो जाएगा। अशोक यादव जी, कल निर्णय हो जाएगा कि बिहार किसको पसंद करता है, और जिसको बिहार पसंद करेगा मैं उसी के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि वो जनादेश होगा, वो नारायण का आदेश होगा। जनार्दन, हमारे यहां जनता ही जनार्दन है। गलत तो नहीं, इससे सहमत हो अशोक जी? बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत है। और परिवर्तन के लिए ही ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है अमिताभ जी, तो इसलिए नहीं बढ़ा होगा कि अभी 17 दिन में 12 पुल गिरे हैं, 17 दिन में 22 पुल गिर जाए, पर वोटिंग परसेंटेज ठीक है। अशोक जी देखो, एक बात बताएं अशोक जी, अब इनसे कोई फायदा नहीं कि ये आप एक चिट्ठी बना के लाओ, दूसरी चिट्ठी है बीजेपी वाले बना के लाएं कि लालू जी के समय में एक कार पकड़ी गई, चोरी हो गई, वो मुख्यमंत्री निवास में पाई गई। उन सब से कोई फायदा अब नहीं, वोट पड़ गया। अब तो लोकसभा में पड़ेगा बिहार में वोट, काय को एनर्जी लगा रहे हो यार, छोड़ दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। जनता की आंखों के सामने सब है। भैया निखिल जी, दो में से एक धारणा जीतेगी, एक को जनता खारिज करेगी। नहीं, या तो ये होगा कि इन्होंने नरक कर दिया बिहार, सब कुछ घोर माठा कर दिया, इसलिए देखो तेजस्वी को बना दिया, या लालू यादव और लालू यादव के पुत्र पर बिहार को भरोसा नहीं, या ये स्थापित हो जाएगा। दो ही बातें होंगी, तीसरी तो कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। मैं बस अब पुल पुलिया की का तो समय बचा नहीं। नहीं, आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए, और वो दोनों तरफ से हुई है। इसके लिए निश्चित रूप से सब लोग धन्यवाद के पात्र। ये अच्छी बात कही राहुल आनंद जी। दो ही बातें होंगी। मैं हमेशा कहता हूं, विकास प्रचार की चीज नहीं है। मेरे गांव में स्कूल बना, ये मुझे मुख्यमंत्री बताएंगे, मुझे सब आंखें नहीं मेरी, मैं टीवी से देख के जानूंगा कि मेरे गांव की सड़क बनी कि नहीं बनी। दो ही धारणाएं हैं बिहार में जो चुनाव में है, किसी एक को जनता दंडित करेगी, एक को पुरस्कृत करेगी। यही है ना स्थिति राहुल जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन कभी कभी बदले नजारों को हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो अपनी नजरों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन अमिताभ जी, ये बात बिल्कुल सत्य आपने कहा और मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि जो लोग बिहार में कल जो आशीर्वाद देने का काम किए हैं लोकतंत्र में, वो
जहां भी बैठाएं हमें, हम उनका सम्मान करेंगे। एक और बात मेरे जहन में आ रही है, उसको के साथ इसको समापन करूंगा। बिहार में दो चेहरे ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक चेहरा लालू यादव का है, जिसमें तेजस्वी का को भी समाहित कर लीजिए, और एक चेहरा नीतीश कुमार का है। दोनों के शासन के तरीके बिहार की जनता के सामने है। उसको किसी नेता से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी विश्लेषक से नहीं सर्टिफिकेट लेना। बिहार में ननकू है, रज्जाक है, वो पढ़ा लिखा भले ही कम हो, लेकिन उसको समझ है, सलाहियत है, वो जानता है कि राजकाज क्या है। फैसला कर चुका वो। हां, नेता तराजू पर चढ़ गए, सब तुल जाएंगे कल, कौन किसका वजन कितना है। आनंद इसमें है, कुछ के भ्रम टूटेंगे, कुछ का घनत्व बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे इस बार बिहार में जम के पसीना बहाए हैं, योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी। उनका भी 3-5 हो जाएगा, कौन कहां खड़ा है। लालू यादव और नीतीश कुमार में जनता किसको पसंद कर रही है? क्योंकि अभी भी बिहार में गांव देहात में जाइए तो वो लालू यादव को ही जानते हैं। ये भारत है, इसमें भी पहचान बदलते बदलते बहुत समय लग जाता है। इंदिरा जी की मृत्यु के 12 साल बाद में गया आंध्र प्रदेश के रिमोट एरिया में, वहां कांग्रेस के बारे में पूछा लोगों से, तो उनने कहा इंदिरा अम्मा। 12 साल हो चुके थे इंदिरा जी को गए, लेकिन दक्षिण के गांव में अभी भी इंदिरा गांधी जीवित थी। तो लालू अपने समर्थकों में भी हैं, के सामने हैं, और विरोधियों के सामने भी हैं। ये चुनाव लालू राज को ही सामने रखकर लड़ा गया है। इसीलिए मैंने कहा मुकाबला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में है। बाकी सब तो सहयोगी कलाकार हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माले हो, चाहे मांझी हो, और चाहे इधर वाले हो। मूल तो यही है ना। बीजेपी के इलेक्शन की टोन थी कि लालू का जंगल राज वापस नहीं लाना चाहिए। इसका मतलब लालू फिगर हैं, लालू मुख्य हैं, केंद्र में है। और दूसरा, नीतीश कुमार पर सारा आक्रमण था विपक्ष का। और तीसरी बात मैं कहूंगा बहुत विनम्रता से, पार्टियां जिन नेताओं को बड़ा बनाएं, वो मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तब भी उनको पार्टी के छोटे से छोटे बुलावे पर हाजिर होना चाहिए। ये फ्यूडल मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि का हो बक बुड़बक हम आएंगे, ये नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे आप क्या हैं? क्या है भाई? पार्टी हटा दे, अपना समर्थन आपसे विड्रॉ कर ले, तो आप पार्षदी की टिकट के लिए तरस जाएंगे। यही ना है हैसियत। जिसके कंधे पर पैर रखकर आप ऊंचे हुए हैं, उसके प्रचार में नहीं जाएंगे। बोले हम जाएंगे अब वहां। अच्छा जी, क्यों नहीं जाएंगे? और जब जीत जाओ निखिल बाबू, जब जीत जाओ तो लड़कों के स्कूल तक में यूनियन का चुनाव जीत जाओ तो ढोल अपने घर पे बजवाओ। बोल रहा है पार्टी कार्यालय ने घर पे लाओ, फिर हम निकलेंगे, फोटो भी करवाएंगे। है आप तो कहीं जाते नहीं, लेकिन क्रेडिट हो तो इधर ही लाओ। है क्रेडिट आपका इतना भी बड़ा दिल नहीं कि उन बच्चों का क्रेडिट बच्चों को ही दे दो। बोले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीते हो, जेएनयू, बोले आओ हमारे यहां आओ, 10 जनपद आओ। क्यों भाई 10 जनपद क्यों ढोल बजाओ? और फिर कहा जाता है, इस बात से चिढ़न दिखाई जाती है कि प्रधानमंत्री होकर राज्य के चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अंतिम पराक्रमशील प्रधानमंत्री थी। बाद में पराक्रमशील प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ कांग्रेस के, हुए 2, पराक्रमशील नहीं हुए। इंदिरा गांधी हर चुनाव में एक्टिव रहती थी। क्या? हर चुनाव में इंदिरा गांधी एक्टिव रहती थी। इंदिरा गांधी ही केंद्रीय विषय होती थी चुनाव का। पार्टी को ऐसे पाला जाता है, ऐसे सींचा जाता है। जिन नेताओं में अहंकार भर गया है, जिनको लगता है कि हम बड़े हैं, पार्टी छोटी है, वो नेता अपनी पार्टी के दुश्मन होते हैं, जान लीजिए। संगठन बड़ा होना चाहिए, नेता छोटा होना चाहिए। यही लोकतंत्र में, दलीय संसदीय जीवन में यही एक मर्यादा है जो सब पर लागू होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे बड़े साहब थोड़ी ना आएंगे। बोले बड़े साहब कब निकलेंगे? बोले वो पीएम की शपथ लेने पर निकलते, उससे पहले नहीं।
ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।